नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 30 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान के ऊपर इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है और यह हमला इस बार बिल्कुल अलग किस्म का है। और इस बार इस हमले की सबसे अजीब बात यह है कि इजराइल अपने मंसूबे में भी कामयाब हो सकता है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर होने वाली है, जिसको अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान को दुबई ने बहुत गजब तरीके से बेइज्जत किया है और ये बेइज्जत कैसे किया है इसको भी आप डिटेल में जाने तो आपको पता चल जाएगा। और साथ ही ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया है और इस ऐलान के बाद इजराइल भी अंदर ही अंदर हिल रहा है और ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही हमास ने एक कंफर्मेशन दी है और इस कंफर्मेशन के बाद इजराइल के चेहरे पे एक मुस्कान आई है, हमास के अंदर बगावत की बू आई है और इससे फिलिस्तीन की आज़ादी की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं धीमी और मंद पड़ती चली जा रही है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप डिटेल में देखिए, आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही भारत के अंदर कितने अराजक तत्व शाहरुख खान को मारने के पीछे पड़ गए हैं, बाकायदा धमकी दी जा रही है और आने वाले टाइम में स्टेडियम के अंदर शाहरुख खान को मारने की प्लानिंग बनाई जा रही है। और ये प्लानिंग बनाने वाला कौन है, उसके पीछे किसका हाथ है, इसके बारे में भी आपको डिटेल बताएंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर होगी वो बड़ी अहम होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। इस वजह से वीडियो को तो लास्ट तक देखिएगा ही, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम जो काम कर रहे हैं उस काम को सपोर्ट करने वाले अच्छे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। बाकी गोदी मीडिया का चैनल आप देखें, मिलियंस में फॉलोअर लेके बैठे हैं, कैसे आप खुद समझ जाएं। खैर, आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों ईरान के हवाले से। दरअसल ईरान के ऊपर इस बार हमला इजराइल और अमेरिका ने एक साथ किया है और ये हमला ऐसा नहीं है कि कोई मिसाइल से मार दिया, क्योंकि आज के टाइम में मिसाइल से हमला करना, बम से हमला करना या फिर गोलियों से हमला करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आज के टाइम में अगर किसी चीज़ से हमला करना है तो आप उसकी इकोनॉमी पे हमला कर दें, उसके बाद आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और सेम चीज़ आपको ईरान में इस समय देखने को मिल रही है। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे उतर चुके हैं और उतरने के बाद उन्होंने ईरान की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। और प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप प्रोटेस्ट का एक छोटा सा नजारा देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भारी मात्रा में लोग सड़कों पे उतरे हैं और उतरने के बाद इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। और प्रोटेस्ट करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान की जो करेंसी रियाल है वो एकदम टूट के गिरती चली जा रही है। ईरान की जो करेंसी इस समय $1 के मुकाबले 14.5 लाख रियाल है। अगर कल की ही बात करें तो कल लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली है और अब 14.5 लाख रियाल $1 अमेरिकी के बराबर होगा। और ये बात जैसे ही ईरान के व्यापारियों को पता चली, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि इस समय जो मौजूदा सरकार है वो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा और मुझे पता है ये लाजमी आएगा, इस वजह से इसका जवाब मैं आपको तुरंत दे दूंगा। आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि भाई ईरान के कैसे गद्दार लोग हैं जो अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ईरान के कैसे लोग हैं जो अपनी आवाम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे थोड़ी सी तो मंदी है, थोड़ा सा लड़ लो, बाकी आने वाले टाइम में ईरान का परचम बुलंद होगा। ये ख्याल आपके जहन में आया कि भाई अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करके ये इजराइल को खुश कर रहे हैं। लेकिन अब यहीं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं और बहुत दिमाग से जवाब दीजिएगा, ना इस पक्ष का हो कि ना उस पक्ष का। जब भारत की करेंसी इस समय $91 पहुंच गई $1 के मुकाबले, तो भारत के लोग इतने नाराज हैं कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार है। आप भी कह रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ रही, सरकार क्या कर रही है। आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा कि भाई महंगाई इतनी बढ़ती चली जा रही, सरकार क्या कर रही। अब आप सोच के देखिए कि $91 पे हमारा ये हाल है, जब यही बात $1 के मुकाबले हमारी करेंसी 14 लाख रुपए हो जाए तो आप कितने अपनी सरकार से नाराज होंगे। अमेरिका और इजराइल ने जानबूझ के इस हिसाब से घेरा है ईरान को कि ईरान बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा।
ईरान के लोग इस समय इतने भड़क चुके हैं और भड़कने के पीछे वजह यह है कि एक रेजा पहलवी नामक शख्स है जो ईरान के पहले राजा का बेटा है, उसको मिल गया मौका। अमेरिका ने भर भर के उसको फंड दिया और कहा कि जाओ अपनी आवाम के लोगों को भड़काओ और भड़काने के बाद बताओ कि इस समय जो पजेस्कियन की सरकार है, खामनेई की सरकार है, वो कितना गलत कर रही है। अब वहां के लोग ये बेचारे समझने को तैयार ही नहीं है कि ये तो किया कराया अमेरिका और इजराइल का है। सरकार क्या करेगी और उससे कोई व्यापार ही नहीं करेगा। तो रेजा पहलवी ने भर भर के भड़काया और इसमें ईरान के अंदर हिजाब का मामला भी बहुत तेजी के साथ उतर गया। हिजाब को लेके ईरान की जो महिलाएं हैं ज्यादातर, उनको भी इजराइल ने भड़काया और भड़काने के बाद उनको सड़कों पे उतारा और वहां पे भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। और इसी मौके पे रेजा पहलवी के सपोर्टरों ने भी प्रोटेस्ट किया, उसका भी एक वीडियो आप देख लें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि रेजा पहलवी के सपोर्टर सड़कों पे उतर चुके हैं और ये किया कराया किसका है, अब आपको बताता हूं। दरअसल नेतन्याहू ने कल एक बयान जारी किया था, उस बयान को आप देखें पहले। People of Iran, as we see history unfold before our very eyes, I can only imagine what you're feeling right now. Your oppressors spent over $30 billion supporting Assad in Syria. Today, after only 11 days of fighting, his regime collapsed into the dust. Your oppressors spent billions supporting Hamas in Gaza. Today, their regime lies in ruins. Your oppressors spent over $20 billion supporting Hezbollah in Lebanon. In a matter of weeks, most of Hezbollah's leaders, its rockets, and thousands of its terrorists went up in smoke. The money your oppressors stole from you literally went up in smoke. You must be furious imagining the new roads, schools, hospitals that could have been built with the tens of billions of dollars your dictators wasted backing terrorists. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं, जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं आती उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं कि नेतन्याहू ने कहा कि कई अरब रुपए ईरान सीरिया में खर्च कर रहा था असद के ऊपर, इजराइल ने उसको तबाह कर दिया। कई करोड़ रुपए वो हिजबुल्लाह को देता है, हमने उसको भी तबाह कर दिया। कई करोड़ रुपए वो हमास को देता है, वो भी एक आतंकवादी संगठन है। यानी इस समय ईरान की जो सरकार है वो ईरान के लोगों के मेहनत और पसीने की कमाई को उठा उठा के आतंकवादियों को दे रहा है और इजराइल उससे लड़ रहा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर आप लोग चाहेंगे बगावत करेंगे तो फिर यह सरकार जाएगी। इतने पैसे जो आसपास के देशों में खर्च करता है ईरान, वो खर्च नहीं करेगा और ये तमाम पैसे ईरान की आवाम पे लग जाएंगे। अब जैसे ये बात नेतन्याहू ने बोली, इधर रेजा पहलवी ने भड़काया आवाम को। उसके बाद का मंजर आप देख रहे हैं और इस समय यकीन मानिए पजेस्कियन की जो सरकार वो बड़ी मुश्किल में है, बड़ी मुश्किल में है। पुलिस वालों से भिड़ंत हो रही, IRGC के कॉप से भिड़ंत हो रही, महिलाएं हिजाब फेंक रही हैं, कह रही हैं कि जो कर सकते हो कर लो। अब आप एक बात बताओ, कोई महिला, कोई औरत बेहयापन पे उतर जाए, आप क्या कर लेंगे? बड़ा सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं कि कोई महिला कह दे कि मैं तो नंगी ही रहूंगी, क्या कर लोगी आप? आप उसको समझा सकते हैं, उसको डरा सकते हैं जिसके अंदर ऊपर वाले का डर हो, आंखों में हया हो। जो बेहया हो जाए उसका आप क्या करेंगे? सेम चीज ईरान में चल रहा है दोस्तों, और ये इजराइल और अमेरिका की गंदी साजिश है और इस साजिश में ये दोनों कामयाब भी हो रहे हैं। अब कैसे कामयाब हो रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक अगली खबर करूंगा। अगली खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों हमास के हवाले से कि हमास ने अपने मुंह से एक्सेप्ट कर लिया है कि 31 अगस्त को जो इजराइल ने हमला करके अबू उबैदा को मारने की बात की थी, फाइनली इजराइल का वो हमला कामयाब था। इस बारे में हमास ने कंफर्मेशन दे दी और इस खबर के बाद अब हमास के जो लोकल लड़ाके हैं, जो आला दर्जे पे नहीं है, जो हाथों में बंदूक लेके मैदान में खड़े हैं, उनके अंदर टेंशन है। और टेंशन इस बात की है कि आखिर हमारा सीनियर लीडर है कौन, हमें किसकी बात माननी है, हमारे साथ कौन हक की लड़ाई के लिए खड़ा होगा और हमें गाइड कौन करेगा। ये बात आज उन लोगों को परेशान कर रही जो नीचे के पायदान के लड़ाके हैं, जो कमांडर नहीं है, जो केवल प्यादे हैं। उनको ये भी लग रहा है कि इस लड़ाई का कोई मुस्तकबिल है या नहीं। यानी इजराइल लगातार अपने मंसूबे में कामयाब होता चला जा रहा है और ये एक बहुत बुरी खबर है दोस्तों। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही हैं, इधर भारत के लिए भी मुसीबतें कुछ कम नहीं है। भारत के लोग, भारत की आवाम और भारत की जो मीडिया है,
इसने ऐसा आंख पे पट्टी बांध के खुद को रख दिया है कि क्या चल रहा है वो आपको पता ही नहीं चला। दरअसल बांग्लादेश, जिससे भारत की इतने अकलियात खराब हो चुके हैं, मतलब इतनी बुरी सिचुएशन है, और इसी दौरान 29, 30 और 31 को बांग्लादेश मिसाइल टेस्ट कर रहा। खाड़ी के इलाके में भारत के पास भी नोटम भेज के बता रहा बांग्लादेश कि भाई साहब ऐसा है, अपने मछुआरों को, अपनी जहाजों को इस इलाके में मत लाना, चूंकि हम मिसाइल टेस्ट करेंगे। और इतना ही नहीं, ऐसे मौके पे मिसाइल टेस्टिंग साफ तौर पे यह बात बताती है कि भाई साहब बांग्लादेश आंखों में आंखें डाल के देख रहा। भले इसके बारे में मोदी सरकार एक्सेप्ट करे या ना करे, भले ही अंधभक्त मंडली खामोश हो जाए, लेकिन ये बात साफ है कि बांग्लादेश हमारी आंखों में आंखें डाल के देखते हुए हमको बता रहा है कि यार हम तुमसे नहीं डरते। इवन वहां के जो आवामी लीग के लोग हैं, उन्होंने एक फरमान जारी करते हुए कहा कि भारत के जो लोग बांग्लादेश में आके काम करते हैं उनका वर्क परमिट भी रद्द किया जाए। यानी भारत के लोग अब वहां पे काम भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि मुझे समझ नहीं आता है कि भारत का कौन जाके वहां काम करता है। इतने अच्छे अच्छे जगह वहां जाए यार, बांग्लादेशियों में आपको जाके काम करना है, गजब का हाल है। खैर, इन्होंने धमकी दी कि बांग्लादेश के अंदर कोई भारतीय काम नहीं करेगा, वर्क परमिट रद्द कर दी जाए। और सुनिए, अब बांग्लादेश शेरे बंगाल नाम से अपना एक बेस भी तैनात कर रहा है। शेरे बंगाल नाम का बेस भी तैनात करेगा, और यह सब भारत के खिलाफ हो रहा है। मोहम्मद यूनुस और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों के बीच सीक्रेट मीटिंग भी हुई, उसकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें निकल के सामने आ चुकी हैं। और इस समय भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग की तैयारी दोनों मुल्क कर रहे हैं। और भारत की आवाम क्या कर रही है वो आप जानो। भारत की आवाम के बारे में बात करें तो भारत की आवाम इस समय अंधभक्ति को इस हिसाब से लपेट चुकी है कि आगे और पीछे का कुछ सुनाई और सोचने की क्षमता खत्म हो गई। आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था कि बरेली के अंदर एक हिंदू छात्रा अपना बर्थडे मनाने के लिए 13-14 लोगों को बुला लेती है। बुलाने के बाद उसमें से 2 मुस्लिम थे। जैसे ये बात बजरंग दल के लोगों को पता चली, वहां पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां पे गुंडागर्दी चालू हो गई। अच्छा, जब गुंडागर्दी चालू हो गई तो किसी ने वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया। लड़की को बुरी तरीके से पीटा गया। जिस लड़की की हिफाजत के लिए लोग गए थे उसको ही अरेस्ट कर दिया। मामला पुलिस की मौजूदगी में था, तो लिहाजा पुलिस पे जब प्रेशर पड़ा तो पुलिस को संज्ञान लेना पड़ा, और फाइनली 3-4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। और जिस हिसाब से यूपी पुलिस तोड़ती है, यहाँ पे कोई लंगड़ाता हुआ नजर नहीं है। दोस्तों, वीडियो आप एक बार देख लें। बहुत बहुत पुराने दोस्त तुम्हारे नाम क्या आपका? इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि महज गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि अगर यूपी पुलिस मारती है तो कैसे मारती है आपको खूब पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इधर यहां तो बरेली में इन्होंने उतापात किया ही, इधर अब बांग्लादेश से दुश्मनी निकालते निकालते अपने ही देश के लोगों को कैसे टारगेट किया जा रहा, खासकर मुसलमान होने के नाते शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दी जा रही। दोस्तों, अब ये धमकी क्यों दी जा रही है वो भी आप समझ जाएं। दरअसल हम सभी चाहते हैं, और ये बहुत साफ बात है, कि जब भारत के खिलाफ बांग्लादेश इतनी तैयारी कर रहा है, बांग्लादेश भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है, तो हमें कोई गरज नहीं है बहुत बड़ा दिल दिखाने की। और अगर ऐसा करते हैं तो हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। साफ तौर पे यह है कि बांग्लादेश के किसी भी खिलाड़ी को भारत में नहीं खेलने देना चाहिए। भारत को कंप्लीटली सेंसस लगा देना चाहिए। अडानी को बिजली बंद कर देनी चाहिए। लेकिन हम लोग पता नहीं कौन से सोच के, हमें अपना बिजनेस उससे ज्यादा कुछ हमको प्यारा ही नहीं है। इतना क्या पैसे के पीछे पागल हो जाना कि इज्जत और आबरू बेच दो, वही हाल है। तो आईपीएल में बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी नहीं खेलना चाहिए, हम सभी चाहते हैं। इवन मैं तो पर्सनली बहुत स्ट्रांगली ये डिमांड करता हूं। लेकिन अब उसको लेके बात करने का एक सही तरीका होता है, ये नहीं कि शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी दे दी जाए, वो भी कैमरे के सामने। कैसे धमकी दी जा रही है एक बार आप डिटेल में देख लो। क्या समझ रहे हो साहब, हल्के आदमी समझ रहे हो? क्लियर कट दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मुस्तफिजुर रहमान 2 कौड़ी का भड़वा
आईपीएल में खेलेगा तो जिस मैदान में खेलेगा उसी मैदान में मारेंगे, और शाहरुख खान को भी मारेंगे अगर अपनी टीम में खिलाएगा। और नहीं, सुनो, आप कह रहे हो शाहरुख खान को मारोगे, सबसे बड़ा अगर कोई मूवी बनाता है ना सबसे ज्यादा बजट की, तो वो बनाता है संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली को 8 घंटे तक लगातार मारा था, जाके पूछ लेना। अच्छा भाई साहब, करणी माता का अपमान करा था पद्मावत पिक्चर में। 8 घंटे तक, 8 घंटे, कितने घंटे? 8 घंटे, 8 घंटे तक संजय लीला भंसाली को मारा था। कितने घंटे मारा था? अमित शाह जी का फोन आया, अमित शाह जी का फोन आया कि भंसाली को छोड़ दो, 1 घंटे और मारा। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि शाहरुख खान को मारने की धमकी दी जा रही है और यह भी बता दिया गया कि अगर अमित शाह फोन करेंगे तो उनके फोन की वैल्यू बाल बराबर है, इससे ज्यादा नहीं। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही हैं। इधर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही हुमायूं कबीर के हवाले से। जिस टीएमसी के लिए हुमायूं कबीर ने इतना योगदान दिया, आज वही टीएमसी हुमायूं कबीर की जान की दुश्मन बन गई है और हुमायूं कबीर के बेटे रॉबिन को उठा ले गई पुलिस। मामला बड़ा सिंपल सा है कि इनके ऊपर एक कंप्लेन दर्ज होती है हुमायूं कबीर के बेटे रॉबिन पे, जिन्होंने अपने सरकारी गनर से मारपीट कर दी। और कहानी आप सुनिए, इनके गनर का नाम है जुम्मा खान, मुसलमान। जुम्मा खान थाने में जाके कंप्लेन दर्ज करता है कि मैंने छुट्टी मांगी तो रॉबिन ने मेरे साथ मारपीट कर दी, और इसी के बाद पुलिस उठा के इनके बेटे को ले गई और इनको कई दिन पहले ही पार्टी से सस्पेंड किया गया। और इन्होंने कसम खाई थी कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा और टीएमसी को उखाड़ के फेंक दूंगा। तो आप सोच के देखिए कि राजनीति किस हद तक गिर चुकी है कि जो विधायक आपको जिताने के लिए इतना काम कर रहा था, आज उसके ही बेटे को पुलिस उठा के लेके चली गई। क्यों? क्योंकि पार्टी से वो निकाले जा चुके हैं। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही। इधर बड़ी अपडेट पाकिस्तान से निकल के सामने आ रही कि पाकिस्तान फिर से बेइज्जती करवा बैठा। पाकिस्तान ने यूएई के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए तमाम भव्य तैयारी की, लेकिन ताजुब की बात यह है कि यूएई के राष्ट्रपति शेख बिन खालिद जब आते हैं तो आने के बाद उन्होंने कहा कि यार मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा, यहीं एयरपोर्ट पे मिल लो और यहीं बातचीत कर लो। और ये बात जब पूरी दुनिया को पता चली तो पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर फिर थूका कि भाई साहब, भरोसा तुमने फिर खो दिया पूरी दुनिया का। खैर, अब पाकिस्तान की आवाम इस पर कैसा रिएक्ट करती है वो मुझे नहीं पता। वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा, उन तक पहुंच जाएगी, वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देंगे। वो अपनी कहानी में खुद हीरो होंगे, अपनी कहानी में खुद हीरो हैं। लेकिन इस समय ईरान की जो हाल है उस खबर को आप सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि यकीन मानिए ईरान की सत्ता एक कागज़ की नाव पे टिकी है, कभी भी डूब सकती है। और ये वहाँ के लोगों पे ही डिपेंड है। उसमें जब चूंकि आवाम भड़कती है तो सबको छोड़ के भागना पड़ता है, ये बात आप जान लें। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।